नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको लेकर चलने वाले हैं एक ऐसी किताब की ओर जो सिर्फ पैसे बचाने की कला नहीं सिखाती, बल्कि यह बताती है कि कैसे हम अपने सोचने का तरीका बदलकर अपने फाइनेंशियल फ्यूचर को पूरी तरह ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। जी हां, हम बात कर रहे हैं द आर्ट ऑफ सेविंग मनी, ग्रो रिच विद द मनी मंक। यह किताब है मनोज अरोड़ा द्वारा लिखी गई, जो न केवल एक लेखक हैं बल्कि एक विजनरी हैं जिनका मकसद है आम इंसानों को अनकॉमन वेल्थ बिल्डिंग की ताकत से जोड़ना। अब जरा सोचिए, जब आपकी जेब में थोड़े पैसे हों और जिंदगी आपसे रोज कुछ न कुछ छीनने की कोशिश कर रही हो, तब आप क्या करते हैं? कई लोग हार मान लेते हैं, कई लोग हालात से समझौता कर लेते हैं, लेकिन कुछ लोग होते हैं जो अपने अंदर के मनी मंक को जागरूक कर लेते हैं। वही मनी मंक जो कहता है, सेव नॉट बिकॉज यू आर पुअर बट बिकॉज यू वॉन्ट टू बी रिच। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे पैसों को बचाना सिर्फ एक हैबिट नहीं है, बल्कि एक माइंडसेट है, एक सोच जो आपको भीड़ से अलग खड़ा कर सकती है। ये वीडियो सिर्फ उन लोगों के लिए नहीं है जो ईएमआई में जी रहे हैं, बल्कि उन लोगों के लिए भी है जो अपने बच्चों का फ्यूचर सिक्योर करना चाहते हैं, जो चाहते हैं कि उनका रिटायरमेंट सिर्फ आराम और संतोष से भरा हो, और जो चाहते हैं कि पैसे उनके पीछे भागें, न कि वो हमेशा पैसों के पीछे दौड़ते रहें। इस किताब की खूबसूरती ये है कि ये आपको कॉम्प्लेक्स फाइनेंशियल जार्गन्स में नहीं उलझाती। ये बात करती है सीधे, सच्चे और जीवन से जुड़े हुए शब्दों में। यह किताब हमें सिखाती है कि सेविंग कोई बोरिंग या रिस्ट्रिक्टिव चीज नहीं है, बल्कि ये एक लिबरेटिंग एक्ट है। आप जितना बचाते हैं उतना ही आप खुद को फ्यूचर की अनसर्टेनिटी से आजाद करते हैं। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कैसे बचत करना आपकी सोच को बदल सकता है, कैसे आप छोटी छोटी आदतों के जरिए वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं, और कैसे इन्वेस्टमेंट को एक डरावनी चीज नहीं बल्कि एक्साइटिंग जर्नी बनाया जा सकता है। दोस्तों, पैसा कमाना एक चीज है, लेकिन उसे समझदारी से संभालना, सहेजना और सही जगह लगाना एक कला है, और यही है द आर्ट ऑफ सेविंग मनी। ये वीडियो आपको सिर्फ एक बुक समरी नहीं देगा, बल्कि एक ऐसा विजन देगा जो आपकी सोच को एक ऑर्डिनरी अर्नर से एक स्ट्रेटेजिक वेल्थ बिल्डर में बदल सकता है। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि हो सकता है ये कुछ मिनट आपकी जिंदगी की दिशा ही बदल दें। चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर 1, पैसे बचाना क्यों जरूरी है। कई बार हम सोचते हैं कि पैसा तो कमाने के लिए होता है, उसे जमा करके क्या करना, जिंदगी तो एक ही बार मिलती है, तो फिर क्यों न खुलकर खर्च किया जाए। लेकिन जब अचानक जिंदगी हमारे सामने एक ऐसा मोड़ ले आती है जहां न तो कमाने की ताकत बचती है और न ही मदद करने वाला कोई इंसान, तब हमें समझ आता है कि बचत सिर्फ पैसे को संभालने की कला नहीं है, यह खुद को संभालने की समझदारी है। कल्पना कीजिए एक इंसान की जो दिन रात मेहनत करता है, अच्छी कमाई करता है, लेकिन हर महीने की सैलरी खत्म होने से पहले ही उधार की जरूरत पड़ जाती है। नए फोन, महंगे कपड़े, रेस्टोरेंट की डिनर, सब कुछ है, पर इनर पीस नहीं। रात को सोते हुए यह डर बना रहता है कि कहीं कोई इमरजेंसी आ गई तो क्या होगा, अगर नौकरी चली गई तो अगले महीने का किराया कहां से आएगा। यही डर, यही अस्थिरता एक ऐसे जीवन की नींव रखती है जो बाहर से चमकदार दिखता है, लेकिन अंदर से खोखला होता है। पैसे बचाना एक इमोशन है, एक डिसिप्लिन है जो आपको सिर्फ भविष्य के लिए तैयार नहीं करता, बल्कि वर्तमान को भी मजबूत बनाता है। सेविंग इज नॉट अबाउट बीइंग चीप, इट्स अबाउट बीइंग स्मार्ट। जब आप पैसा बचाते हैं तो आप सिर्फ नोट जमा नहीं कर रहे, आप अपने आत्मसम्मान को बचा रहे हैं, अपने रिश्तों को तनाव से बचा रहे हैं, अपने सपनों को टूटने से बचा रहे हैं। एक छोटा सा उदाहरण लें। एक लड़का है, अर्जुन। वह एक अच्छी एमएनसी में काम करता है। शुरुआती दिनों में उसने खुद से वादा किया था कि सैलरी मिलते ही 20% सेविंग्स करेगा, चाहे जो हो जाए। उसके दोस्तों ने उसे कंजूस कहा, मॉक्ड हिम फॉर नॉट एंजॉयिंग लाइफ, पर अर्जुन मुस्कुराता रहा। आज 5 साल बाद वही अर्जुन एक छोटे से स्टार्टअप को फंड कर रहा है, अपने घर का डाउन पेमेंट कर चुका है, और उसकी मां का इलाज बिना एक भी उधार के हो रहा है। वही दोस्त अब उससे फाइनेंशियल एडवाइस मांगते हैं। और अब कल्पना करें उस व्यक्ति की जिसने पूरी उम्र कमाया लेकिन कभी सेविंग नहीं की। रिटायरमेंट के बाद वो अपने ही बच्चों पर निर्भर है, हर मेडिकल बिल के लिए चिंता में डूबा रहता है, और तब वो कहता है, काश 20 साल पहले थोड़ा बचा लिया होता। सेविंग पैसे का गुलाम बनने से इनकार करने का पहला कदम है। यह आपको आजाद करता है,
बॉस की डांट से, रिश्तेदारों की मदद मांगने से, हर महीने के टेंशन से और उन ख्वाहिशों से जो आपने हालातों के कारण मार दी थीं। बचत करने का मतलब यह नहीं कि आप अपनी जिंदगी के मजे खत्म कर रहे हो, बल्कि इसका मतलब है कि आप अपने आने वाले कल को इतनी आजादी दे रहे हो कि जब आप 40 या 50 की उम्र में हों तो आपकी जिंदगी सिर्फ समझौता न बने। आप चुन सकें क्या करना है, कैसे जीना है, कहां जाना है। आज जो लोग आपको कंजूस कहेंगे वही लोग कल आपको स्मार्ट कहेंगे। आज जो डिसीजन आपके लिए थोड़े मुश्किल लग सकते हैं, जैसे बाहर खाने से बचना, इंपल्सिव शॉपिंग न करना, ईएमआई से दूर रहना, वही कल आपके भविष्य की सबसे समझदारी भरी नींव बनेंगे। याद रखिए, पैसा कमाना एक स्किल हो सकती है, लेकिन पैसा बचाना एक कला है, द आर्ट ऑफ सेविंग मनी। और जब आप इस कला को सीख जाते हैं तो आप सिर्फ अमीर नहीं बनते, आप आजाद बनते हैं। तो चलिए अपने भीतर के मनी मंक को जगाइए और एक ऐसी जिंदगी की शुरुआत कीजिए जहां आपके सपनों पर किसी भी हालात की पकड़ ना हो। बचत कीजिए, क्योंकि पैसा बचाना सिर्फ एक फाइनेंशियल डिसीजन नहीं, ये एक इमोशनल कमिटमेंट है, खुद से, अपने परिवार से और अपने भविष्य से। चैप्टर 2, हम पैसे बचाने में असफल क्यों होते हैं? क्या आपने कभी खुद से पूछा है, मैं इतना कमा रहा हूं, फिर भी हर महीने के आखिर में मेरे पास कुछ बचता क्यों नहीं? तो कई लोग इसी सवाल के साथ अपनी पूरी जिंदगी गुजार देते हैं। वो सोचते हैं कि शायद उनकी कमाई कम है या जरूरतें ज्यादा हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि हमारी असफलता की असली वजह हमारी मानसिकता है, न कि हमारी सैलरी। हम पैसे बचाने में इसलिए असफल होते हैं क्योंकि हम समझते ही नहीं कि बचत एक आदत है, न कि कोई ऐसा काम जो तब शुरू किया जाए जब अच्छा वक्त आए। लेकिन वो अच्छा वक्त कभी आता ही नहीं, क्योंकि जैसे जैसे आमदनी बढ़ती है वैसे वैसे हमारी इच्छाएं भी बढ़ जाती हैं। नई सैलरी आती है और तुरंत नए गैजेट्स, महंगे कपड़े, बड़ी गाड़ी, ज्यादा पार्टीज, हर चीज हमें हमारे बचत के इरादे से दूर ले जाती है। लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन यानी जीवन शैली की बढ़ती मांग धीरे धीरे हमें उस ट्रैप में डाल देती है जहां से निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है। हमें लगता है कि हम अपने पैसे से सुकून खरीद रहे हैं, लेकिन असल में हम अपनी आजादी बेच रहे होते हैं। कभी गौर किया है कि बचपन में जब हमारे पास बहुत सीमित पैसा होता था तब भी हम छोटी छोटी चीजों में खुश हो जाया करते थे, और आज जब हमारे पास ज्यादा पैसा है तब भी हम बेचैन रहते हैं। इसका कारण ये नहीं कि हमारे पास कम है, बल्कि ये है कि हमारी सोच ने संतोष की जगह कंपैरिजन ले ली है। हम दूसरों को देखकर जीने लगे हैं। इंस्टाग्राम पर किसी दोस्त ने नई कार ली तो हमें भी चाहिए, किसी ने फॉरेन ट्रिप की फोटो डाली तो हमें भी जाना है, चाहे क्रेडिट कार्ड का बिल क्यों ना चढ़ जाए। हम अपनी जरूरतों को नहीं, अपने ईगो को फंड कर रहे हैं। बचत करने के लिए हमें सबसे पहले अपनी प्राथमिकताओं को पहचानना होगा। क्या ज्यादा जरूरी है, वो ब्रांडेड जैकेट या बच्चों की फ्यूचर सिक्योरिटी, एक फैंसी फोन या अपनी मां के इलाज की चिंता से आजादी? अक्सर लोग कहते हैं मैं महीने के अंत में जो बचेगा वो सेव कर लूंगा, लेकिन मंथ एंड तक कुछ बचता ही नहीं। और यही सबसे बड़ा धोखा है जो हम खुद को देते हैं। सेविंग को प्रायोरिटी नहीं बनाया जाता, बल्कि उसे लेफ्ट ओवर बना दिया जाता है, इसीलिए वो कभी हो ही नहीं पाती। अब जरा सोचिए, एक किसान हर साल अपनी फसल से कुछ बीज अगली बुआई के लिए बचा कर रखता है। अगर वो सब कुछ बेच दे तो अगली बार बोएगा क्या? ठीक वैसे ही हमारी कमाई भी है। अगर हम सब कुछ अभी खर्च कर दें तो भविष्य के लिए कुछ नहीं बचेगा और फिर हमें दूसरों पर निर्भर रहना पड़ेगा। हम पैसे इसलिए नहीं बचा पाते क्योंकि हम इसे कोई इमरजेंसी के वक्त इस्तेमाल होने वाली चीज मानते हैं, न कि रोजमर्रा की जरूरत। हम फाइनेंशियल एजुकेशन से दूर रहते हैं। हमें नहीं पता होता कि कैसे पैसा काम करता है या कैसे इन्वेस्टमेंट किया जाता है। और सबसे बड़ी बात, हम इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन के गुलाम बन चुके हैं। अब चाहिए, अभी चाहिए, और इसी जल्दबाजी में हम अपने भविष्य को गिरवी रख देते हैं। पर क्या यह सिलसिला रुक नहीं सकता? बिल्कुल रुक सकता है, अगर हम अपनी सोच को बदलें। अगर हम हर खर्च से पहले खुद से एक सवाल पूछें, क्या यह वाकई जरूरी है? अगर हम यह समझें कि बचत करने का मतलब खुद को रोकना नहीं, बल्कि खुद को बेहतर बनाना है। जो लोग आज सफल हैं वो कोई सुपर ह्यूमन नहीं थे, बस उन्होंने अपने खर्चों पर काबू पाना सीखा। उन्होंने भविष्य को आज से ज्यादा अहमियत दी और उन्होंने ये समझा कि पैसा तभी सम्मान देता है जब आप उसे सम्मान देना सीखें। पैसे बचाने में असफल होना कोई तकनीकी गलती नहीं, यह एक मानसिक जाल है जिसे समझदारी, धैर्य और सही सोच से तोड़ा जा सकता है। अगर आप आज इस चक्र को तोड़ने का फैसला करते हैं
तो आप सिर्फ एक सेविंग अकाउंट नहीं खोलते, आप अपने लिए एक नई दिशा खोलते हैं। याद रखिए, बचत वो बीज है जो भविष्य में फल बनकर आपकी छांव बनेगा, और जो आज बचाने से डरता है वो कल मजबूर होकर उधार मांगेगा। अब चुनाव आपका है, खर्चों की भीड़ में खो जाना या अपने मनी मोंक को जागृत कर एक बेहतर जिंदगी बनाना। क्योंकि बचत सिर्फ पैसे की बात नहीं है, यह जीवन के प्रति आपकी समझ का आईना है। चैप्टर 3, तुम्हारा फाइनेंशियल फ्रीडम नंबर। क्या आप जानते हैं असली आजादी का मतलब क्या है? वो आजादी जो सुबह अलार्म से नहीं, अपनी मर्जी से जागने दे, जहां डिसीजन सैलरी की मजबूरी से नहीं, दिल की सुनकर लिए जाएं, और जहां जिंदगी आपको नहीं, आप जिंदगी को चलाएं। इसी को कहते हैं फाइनेंशियल फ्रीडम। लेकिन अफसोस, बहुत कम लोग होते हैं जो इस आजादी को पाने के बारे में सोचते हैं, और उससे भी कम लोग होते हैं जो इसका रास्ता ढूंढ पाते हैं। हम सब दिन रात मेहनत करते हैं, प्रमोशंस के लिए, बढ़ती सैलरी के लिए और एक सेटल्ड लाइफ के लिए। पर क्या हमने कभी सोचा है कि सेटल्ड की असली परिभाषा क्या है? क्या वो 9 to 5 की जॉब है जिसमें हम मंडे को कोसते हैं और फ्राइडे का इंतजार करते हैं? या फिर वो जिंदगी है जिसमें हम बिना किसी डर के, बिना किसी फाइनेंशियल तनाव के वो कर सकें जो हम सच में करना चाहते हैं? फाइनेंशियल फ्रीडम कोई सपना नहीं है, ये एक मेजरेबल गोल है जिसे हम आज से ही प्लान कर सकते हैं। हर इंसान का एक फाइनेंशियल फ्रीडम नंबर होता है, वो रकम जो अगर आपके पास हो तो आप बिना कमाए भी अपनी जरूरतों और इच्छाओं को पूरी कर सकते हैं और फिर भी पैसा खत्म ना हो। यह वो नंबर है जो आपकी लाइफस्टाइल, खर्चों, जरूरतों और सपनों पर आधारित होता है। कल्पना कीजिए एक ऐसी सुबह की जब आपको ऑफिस नहीं जाना है, फिर भी आपका बैंक बैलेंस बढ़ रहा है। आप दुनिया घूमना चाहते हैं, सोशल वर्क करना चाहते हैं, किताबें लिखना चाहते हैं, और उसके लिए आपको परमिशन या पैसे की कोई फिक्र नहीं है। कितना सुकून भरा होगा वो दिन, लेकिन वो दिन सिर्फ तब आएगा जब आप आज से उसके लिए काम करना शुरू करेंगे। हर महीने का खर्च, आपकी उम्र, आपकी हेल्थ, आपके गोल्स, ये सब मिलकर ये तय करते हैं कि आपको कितनी रकम की जरूरत होगी ताकि आप जिंदगी भर काम किए बिना भी जी सकें। और जब आप ये नंबर जानते हैं तो आपके पास एक क्लियर विजन होता है। अब आप अंदाजे से नहीं, लक्ष्य के साथ पैसा बचाते हैं। आप रैंडम निवेश नहीं करते, आप हर डिसीजन सोच समझ कर लेते हैं, क्योंकि आपको पता है कि आपकी जर्नी का डेस्टिनेशन क्या है। पर असली सवाल यह नहीं है कि आपका फाइनेंशियल फ्रीडम नंबर कितना है। असली सवाल है, क्या आप इसके बारे में सच में सोचते हैं, या आप भी उन्हीं लोगों में से हैं जो मानते हैं कि अभी तो टाइम है, बाद में देख लेंगे। समय सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट है। अगर आप 25 की उम्र में प्लान बनाते हैं तो आपको 45 तक आजादी मिल सकती है, लेकिन अगर आप 40 की उम्र में जागते हैं तो 65 तक भी कुछ नहीं बदलता। यही तो फर्क है एक विजनरी और एक सर्वाइवर में। फाइनेंशियल फ्रीडम सिर्फ अमीर बनने के लिए नहीं है, यह स्ट्रेस फ्री और पर्पसफुल लाइफ जीने के लिए है। जब आप जान जाते हैं कि आपका फ्रीडम नंबर क्या है, तब आपकी प्रायोरिटीज बदलने लगती हैं। फालतू खर्चों से मोहभंग होने लगता है। आप हर उस चीज पर सवाल उठाते हैं जो आपको उस आजादी से दूर ले जा रही है। आप सडनली दूसरों की नहीं, अपनी सोच से डिसीजंस लेने लगते हैं, क्योंकि अब आपकी आंखों के सामने एक साफ तस्वीर होती है। वो तस्वीर जिसमें आप फाइनेंशियली फ्री हैं, मेंटली रिलैक्स्ड हैं और इमोशनली फुलफिल्ड हैं। आपका फ्रीडम नंबर सिर्फ एक आंकड़ा नहीं, वो आपके सपनों का गेटवे है। वो आपको याद दिलाता है कि आप इस दुनिया में केवल बिल्स भरने नहीं आए हैं, आप इस दुनिया में कुछ ऐसा करने आए हैं जो आपको सुबह बिना अलार्म के भी जगा दे। तो सवाल ये नहीं है कि आप कितना कमा रहे हैं, सवाल ये है कि क्या आप सही दिशा में जा रहे हैं। क्या आपने आज अपने लिए वो कदम उठाया है जिससे कल को आपको अपनी नौकरी से छुट्टी मिल सके, हमेशा के लिए। याद रखिए, पैसा ही सब कुछ नहीं है, लेकिन पैसा ही वो माध्यम है जो आपको वो सब कुछ दे सकता है जो आपके दिल के सबसे करीब है। अपनी जिंदगी को सिर्फ जीने के लिए मत रखिए, उसे आजाद कीजिए। अपने फाइनेंशियल फ्रीडम नंबर को जानिए और आज से ही उस दिशा में पहला कदम बढ़ाइए, क्योंकि हर ग्रेट जर्नी की शुरुआत होती है एक साफ मंजिल से, और आपके सपनों की मंजिल है फाइनेंशियल फ्रीडम। चैप्टर 4, चक्रवृद्धि ब्याज का जादू। अगर कोई आपसे कहे कि हर दिन थोड़ा थोड़ा पैसा बचाकर आप करोड़पति बन सकते हैं तो शायद आप हंस दें, लेकिन अगर यही बात एल्बर्ट आइंस्टाइन कहें और यह भी जोड़ें कि कॉम्पाउंड इंटरेस्ट इज द 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड, तो क्या आप तब भी इसे हल्के में लेंगे? चक्रवृद्धि ब्याज
कंपाउंड इंटरेस्ट सिर्फ एक फाइनेंशियल कॉन्सेप्ट नहीं है, ये एक लाइफ चेंजिंग फोर्स है जो आपको समय और धैर्य के साथ अमीरी की उस सीढ़ी पर चढ़ा सकता है जहां हर कदम पर पैसा आपके लिए काम करता है और लगातार बढ़ता जाता है। बचपन में गुल्लक में पैसे डालने की एक आदत होती थी। हर दिन छोटा सा सिक्का जो उस वक्त कुछ खास नहीं लगता था, लेकिन महीनों बाद जब वो गुल्लक खुलती थी तो उसमें छुपा हुआ खजाना देखकर आंखें चमक उठती थीं। बस यही है कंपाउंडिंग, छोटी शुरुआत लेकिन बड़ा असर। चक्रवृद्धि ब्याज का जादू तब काम करता है जब आप समय को अपना साथी बना लेते हैं। मान लीजिए आपने हर महीने 2000 निवेश करना शुरू किया और आपको 12% का वार्षिक रिटर्न मिल रहा है। अब अगर आप ये निवेश 5 साल तक करते हैं तो शायद आपको लगे कि कुछ खास नहीं हुआ, लेकिन अगर आप वही निवेश 20 या 30 साल तक करते हैं बिना रुके बिना निकाले, तो आपका पैसा एक्सपोनेंशियल ग्रोथ से बढ़ेगा। आपका निवेश सिर्फ रुपए नहीं बढ़ाएगा, वो वेल्थ जनरेट करेगा। इसका जादू समझने के लिए एक कहानी सोचिए। 2 दोस्त हैं, राहुल और समीर। राहुल ने 25 साल की उम्र में 5000 प्रति महीने की SIP शुरू कर दी। उसने यह निवेश सिर्फ 10 साल तक किया और फिर बंद कर दिया, लेकिन उस पैसे को कभी निकाला नहीं। वहीं समीर ने 35 साल की उम्र में निवेश शुरू किया और 25 साल तक 5000 प्रति महीना निवेश करता रहा। अब 60 साल की उम्र में दोनों के पास कितना पैसा होगा? राहुल के पास ज्यादा, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसके पैसे को कंपाउंडिंग का ज्यादा समय मिला। यही है कंपाउंडिंग का सबसे बड़ा रहस्य, टाइम। आपका पैसा जितना ज्यादा समय तक इन्वेस्ट रहेगा वो उतनी ही तेजी से मल्टीप्लाई करेगा। हर साल आपके पैसे पर ब्याज मिलता है और अगला ब्याज उस पहले वाले ब्याज पर भी जुड़ जाता है। यानी आप सिर्फ प्रिंसिपल पर नहीं, इंटरेस्ट पर भी इंटरेस्ट कमा रहे हैं। और यही स्नोबॉल इफेक्ट आपकी छोटी बचत को एक दिन एक बड़ी संपत्ति में बदल सकता है। लेकिन यहां एक छोटी सी शर्त है, आपको कंसिस्टेंसी और पेशेंस चाहिए, क्योंकि कंपाउंडिंग का असर पहले कुछ सालों में धीमा लगता है। जैसे बीज बोने के बाद पौधा धीरे धीरे उगता है, लेकिन जैसे जैसे समय बढ़ता है ये असर बिजली की रफ्तार पकड़ता है। फर्क तभी महसूस होता है जब आप बिना लालच बिना डर सिर्फ डिसिप्लिन के साथ आगे बढ़ते हैं। पर हमसे गलती यही होती है, हम जल्दी रिटर्न चाहते हैं। हम एक साल में पैसा दोगुना करने के लालच में पड़ जाते हैं। हम सोचते हैं कि छोटे छोटे निवेश से क्या होगा, और यही सोच हमें उस जादू से दूर रखती है जो धीरे धीरे पर स्थायी रूप से अमीर बना सकता है। कंपाउंडिंग को समझना एक कला है, लेकिन उससे भी बड़ी बात है उस पर भरोसा करना। आपका पैसा समय के साथ एक ऐसा साथी बन सकता है जो आपके लिए काम करता रहेगा, चाहे आप सो रहे हों, घूम रहे हों या रिटायर हो चुके हों। क्योंकि असली आजादी तब मिलती है जब पैसे के लिए काम करने की बजाय पैसा आपके लिए काम करने लगे। और यह तभी संभव है जब आप आज छोटी छोटी रकम बचाकर उसे समझदारी से निवेश करें। याद रखिए, पैसे को मेहनत से कमाना जरूरी है, लेकिन पैसे से पैसा बनाना समझदारी है। और जो लोग कंपाउंडिंग की ताकत को समझ लेते हैं वो धीरे धीरे लेकिन निश्चित तौर पर एक ऐसे फाइनेंशियल फ्यूचर की तरफ बढ़ते हैं जहां डर, तनाव और कमी की कोई जगह नहीं होती। तो अभी चाहे आपकी आमदनी कितनी भी हो, 500 हो या 5000, शुरुआत कीजिए, बने रहिए और कंपाउंडिंग को अपना सबसे बड़ा एलाई बना लीजिए। चैप्टर 5, इमरजेंसी फंड बनाओ। कल्पना कीजिए एक ऐसी रात की जब सब कुछ शांत है, लेकिन अचानक एक फोन कॉल आता है। पिताजी की तबीयत बेहद खराब है, अस्पताल में भर्ती कराना पड़ेगा। आप भागते हैं, टेंशन में हैं, और डॉक्टर की पहली लाइन सुनते ही दिल धड़कने लगता है। अभी एडमिट करने के लिए 50,000 जमा करने होंगे। अब सोचिए, अगर उस वक्त आपके पास पैसे न हो तो आप क्या करेंगे? किसी से उधार मांगेंगे, क्रेडिट कार्ड स्वाइप करेंगे या गहने गिरवी रखेंगे? ऐसे वक्त में पैसा सिर्फ एक जरूरत नहीं होता, वो इज्जत, सुरक्षा और सम्मान बन जाता है। यही वजह है कि इमरजेंसी फंड होना किसी लग्जरी की तरह नहीं, एक नेसेसिटी है, क्योंकि जिंदगी का कोई भरोसा नहीं। यहां हर मोड़ एक सरप्राइज लेकर आता है, और हर सरप्राइज मीठा नहीं होता। हम कितनी भी प्लानिंग कर लें, कितनी भी सेविंग्स कर लें, लेकिन अगर उस सेविंग में से एक भी हिस्सा अचानक आने वाली मुसीबतों के लिए अलग नहीं रखा गया है, तो हमारी सारी मेहनत एक झटके में मिट्टी हो सकती है। क्योंकि संकट कभी बताकर नहीं आता, वो तो बस आता है और सब कुछ उथल पुथल कर जाता है। इमरजेंसी फंड दरअसल एक इनविजिबल आर्मर है, एक ऐसा कवच जो आपको अनहोनी के वक्त टूटने से बचाता है। यह फंड सिर्फ हॉस्पिटल के बिल्स के लिए नहीं होता,
कई बार जॉब लॉस, बिजनेस स्लो डाउन, एक्सीडेंट या घर में किसी की अचानक जरूरत, कुछ भी आपकी पूरी फाइनेंशियल प्लानिंग को हिला सकता है। लेकिन जब आपके पास 6 महीने या 12 महीने का खर्चा कवर करने वाला इमरजेंसी फंड होता है तो आप घबराते नहीं, आप तैयार होते हैं। आपको किसी से मदद मांगनी नहीं पड़ती, आपकी आंखों में डर नहीं होता, बल्कि भरोसा होता है खुद पर, अपने फैसलों पर। इमरजेंसी फंड आपको मानसिक शांति देता है। ये वो सेविंग्स नहीं जो आपको अमीर बनाएगी, ये वो सेविंग्स है जो आपको मजबूर नहीं होने देगी। बचपन में हम सबके घरों में कोई ना कोई रखा हुआ पैसा होता था, माँ की साड़ी के किनारे में छुपाया गया या अलमारी के किसी कोने में रखा हुआ। वो पैसा कभी जरूरत पड़ने पर काम आता था। स्कूल की फीस हो, रिश्तेदार की शादी या अचानक बीमार पड़ जाना, तब समझ नहीं आता था। लेकिन आज वो छोटी छोटी बचतें, वो सोच बहुत बड़ी लगती है। अब सवाल उठता है, कितना हो इमरजेंसी फंड? जितना आपके परिवार का 6 से 12 महीने का जरूरी खर्च हो, जैसे किराया, राशन, EMI, दवाइयां वगैरह। यह पैसा आपको ऐसे खाते में रखना चाहिए जहां जरूरत पड़ने पर तुरंत निकाला जा सके, लेकिन जहां वो पड़ा पड़ा खराब भी ना हो। और सबसे अहम बात, इसे कभी भी अपनी लग्जरी के लिए इस्तेमाल ना करें। यह पैसा सिर्फ और सिर्फ ब्रेक इन इमरजेंसी के लिए है। यह आपका फाइनेंशियल ऑक्सीजन है, और सांसें तभी रुकती हैं जब ऑक्सीजन खत्म हो जाती है। बहुत लोग कहते हैं, अभी तो कोई इमरजेंसी नहीं है, फिर क्यों फालतू टेंशन लें? सिर्फ यही सोच, वही लापरवाही एक दिन उन्हें मजबूरी की हालत में पहुंचा देती है। लेकिन जो समझदार होते हैं वो जानते हैं कि प्रोटेक्शन इज ऑलवेज बेटर देन पैनिक। आपने आज तक जो भी बचाया है, कमाया है, इन्वेस्ट किया है, वो सब कुछ एक इमरजेंसी में बह सकता है अगर आपने सुरक्षा की यह दीवार नहीं बनाई। याद रखिए, जिंदगी का खेल क्रिकेट जैसा नहीं, बॉक्सिंग जैसा होता है। यहां आप जब तक तैयार नहीं होते तब तक हर पंच सीधा चेहरे पर पड़ता है। तो आज ही अपने लिए, अपने परिवार के लिए एक इमरजेंसी फंड बनाइए, क्योंकि पैसा सिर्फ तब तक मदद करता है जब वो सही वक्त पर सही जगह होता है। और जो लोग पहले से तैयार रहते हैं, उनके लिए जिंदगी का हर तूफान सिर्फ एक हल्की हवा बनकर गुजर जाता है। चैप्टर 6, लोन और EMI से कैसे निपटें। सोचिए, एक ऐसी सुबह की, चाय का कप हाथ में है, लेकिन मन में सुकून नहीं, क्योंकि महीने की शुरुआत है और साथ आई है क्रेडिट कार्ड का बिल, कार की EMI, होम लोन की किस्त और पर्सनल लोन का रिमाइंडर। अब जो सैलरी आती है वो आते ही चली जाती है, और जिंदगी एक ऐसे रेस में बदल जाती है जहां हम दौड़ तो रहे हैं, लेकिन पता नहीं कहां पहुंच रहे हैं। लोन और EMI आज की दुनिया में इतने आम हो चुके हैं कि हमें लगता है कि बिना इनके जिंदगी संभव ही नहीं है। घर खरीदना हो, कार लेनी हो या एक नया मोबाइल फोन, सब कुछ EMI पर मिल जाता है। पहले हम चीजें पैसे बचाकर खरीदते थे, अब हम पहले खरीदते हैं और फिर सालों तक उसका बोझ उठाते हैं। EMI यानी इजी मंथली इंस्टॉलमेंट। नाम सुनने में इजी जरूर लगता है, पर असल में ये इमोशनल मेंटल इम्बैलेंस पैदा कर देती है। हर महीने जब आपकी सैलरी आती है और उसका बड़ा हिस्सा सीधे लोन चुकाने में चला जाता है, तो भीतर एक थकावट घर करने लगती है। वो थकावट जो सिर्फ शरीर की नहीं, आत्मा की होती है। EMI एक ऐसा मॉडर्न ट्रैप है जिसमें इंसान खुद ही खुशी खुशी कदम रखता है, बिना ये सोचे कि क्या वो जिस चीज के लिए कर्ज ले रहा है वो सच में जरूरी है या सिर्फ दिखावे की भूख। लोगों को आज घर से ज्यादा होम लोन चाहिए, गाड़ी से ज्यादा गाड़ी की इंस्टॉलमेंट को लेकर चिंता है। और सबसे दुखद बात यह है कि इस दौड़ में हम अपना पीस, अपने सपने और अपने भविष्य की आजादी गिरवी रख देते हैं। अब सवाल उठता है, क्या लोन लेना हमेशा बुरा है? नहीं, कुछ लोन जीवन में मदद कर सकते हैं, जैसे एजुकेशन लोन या वेल प्लान्ड होम लोन। लेकिन जब हर चीज लोन पर होने लगे और EMI आपकी मंथली इनकम का मेजॉरिटी हिस्सा खाने लगे, तब वो लोन नहीं, जंजीर बन जाती है। इस जंजीर से निकलने का रास्ता है सच का सामना करना। अपने सारे लोन्स को सामने रखिए, पता कीजिए कौन सा लोन सबसे महंगा है, यानी जिसकी ब्याज दर सबसे ज्यादा है। फिर उसे प्राथमिकता के साथ खत्म करने की प्लानिंग कीजिए। छोटे लोन पहले खत्म करें ताकि आपके कंधे से बोझ हल्का हो और मन को एक जीत का एहसास हो। अब आप कहेंगे, इतनी महंगाई में कैसे जल्दी लोन चुकाएं? बिल्कुल आसान नहीं है, लेकिन असंभव भी नहीं। हर महीने थोड़ी सी अतिरिक्त सेविंग, थोड़ी सी डिसिप्लिन
और हर खर्च से पहले सोचने की आदत आपको धीरे धीरे इस जाल से बाहर निकाल सकती है। और एक बात हमेशा याद रखिए, लोन से निकली हर ईएमआई सिर्फ बैंक को नहीं दी जाती, वो आपकी जिंदगी के बहुमूल्य वर्षों को भी खा जाती है। हर ईएमआई, हर इंटरेस्ट आपकी आजादी की कीमत है। अब सोचिए, क्या आप 20 साल एक ऐसे घर के लिए काम करना चाहते हैं जिसे आपने शायद अपनी जरूरत से ज्यादा बड़ा इसलिए लिया क्योंकि पड़ोसी ने भी ऐसा किया था? क्या आप वो गाड़ी चलाना चाहते हैं जिसकी किस्त आपको रात की नींद छीन लेती है? नहीं, जिंदगी इससे कहीं ज्यादा खूबसूरत हो सकती है अगर हम अपनी लाइफ को डिस्प्ले विंडो की जगह इनर पीस से सजाना सीख लें। लोन से निपटना कोई मैजिक ट्रिक नहीं है, ये धैर्य, आत्मानुशासन और जिम्मेदारी की यात्रा है। हर उस ईएमआई से बाहर निकलने की कोशिश कीजिए जो आपके मन की शांति को चुरा रही है, क्योंकि असली अमीरी वो नहीं है जो ईएमआई देकर बनाई जाती है। असली अमीरी वो है जो ईएमआई से मुक्त होकर जी जाती है। तो अब वक्त है लोन की जंजीरों को खोलने का, अपने फाइनेंशियल आजादी की तरफ एक और कदम बढ़ाने का। क्योंकि जब पैसा आपका गुलाम बनता है तब जिंदगी सुकून देती है, पर जब आप पैसों के गुलाम बन जाते हैं तब जिंदगी सिर्फ एक मजबूरी बनकर रह जाती है। चैप्टर 7, कई इनकम स्रोत बनाओ। कल्पना कीजिए कि आपकी जिंदगी एक खूबसूरत नाव है जो सागर में तैर रही है, लेकिन ये नाव सिर्फ एक ही पतवार से चल रही है। वो है आपकी एकमात्र इनकम, आपकी नौकरी या बिजनेस। अब सोचिए, अगर वो पतवार कभी टूट जाए तो क्या होगा? नाव बहाव के सहारे इधर उधर बहने लगेगी और शायद डूब भी जाए। यही होता है जब हम सिर्फ एक इनकम सोर्स पर निर्भर रहते हैं। जिंदगी जब करवट बदलती है तो वो एक ही सहारा हमें गिरा भी सकता है। नौकरी चली जाए, बिजनेस में घाटा हो जाए, तब समझ आता है कि इनकम सिक्योरिटी सिर्फ सैलरी से नहीं आती, वो आती है मल्टीपल इनकम सोर्सेज से। दुनिया के हर फाइनेंशियली सक्सेसफुल इंसान के पास एक कॉमन ट्रेट होता है, उन्होंने कभी भी अपनी इनकम को एक ही रास्ते तक सीमित नहीं रखा। वॉरेन बफेट हों, इलॉन मस्क हों या फिर कोई छोटा सा लोकल एंटरप्रेन्योर, उन्होंने पैसा कमाने के कई दरवाजे एक साथ खोले होते हैं। कई लोग सोचते हैं कि साइड इनकम सिर्फ उनके लिए है जिनके पास बहुत समय या टैलेंट हो, लेकिन ये सोच ही सबसे बड़ी रुकावट बन जाती है। मल्टीपल इनकम सोर्सेज का मतलब सिर्फ पार्ट टाइम जॉब करना नहीं है। इसका मतलब है अपने पैसों को ऐसा सिस्टम देना जो आपके लिए बिना थके काम करता रहे। अब एक कहानी सुनिए, एक आम आदमी की। राजेश एक मिडिल क्लास एम्प्लॉय जो महीने की सैलरी से घर चलाता है। उसने एक दिन फैसला किया कि वो अपनी एक्सपर्टीज को ऑनलाइन सिखाना शुरू करेगा। वीकेंड्स में वह बच्चों को मैथ्स पढ़ाने लगा। थोड़ी थोड़ी कमाई होने लगी। फिर उसने म्यूचुअल फंड्स में एसआईपी शुरू किया। उसके बाद एक ब्लॉग शुरू किया जहां वह फाइनेंशियल टिप्स देने लगा। धीरे धीरे उसकी साइड इनकम्स ने इतना जोर पकड़ लिया कि अब नौकरी उसके लिए ऑप्शनल बन चुकी है। कहने का मतलब ये नहीं कि सबको नौकरी छोड़ देनी चाहिए, बल्कि बात यह है कि आर्थिक स्वतंत्रता तब आती है जब आपकी इनकम के रास्ते सिर्फ एक दरवाजे पर निर्भर नहीं होते। सोचिए, अगर आपका किराया पैसिव इनकम से निकल रहा हो, बच्चों की फीस आपके ऑनलाइन कोर्स से आ रही हो और घर खर्च आपकी जॉब से, तो जिंदगी कितनी संतुलित और शांत हो जाएगी। अब कोई एक इनकम सोर्स अगर बंद भी हो जाए तो बाकी 3 आपको डगमगाने नहीं देंगे। मल्टीपल इनकम सोर्सेज का दूसरा फायदा है ग्रोथ की स्पीड। जब आपके पास एक से ज्यादा पैसों के रास्ते होते हैं, तब आप निवेश करने, सेविंग्स बढ़ाने और ज्यादा अपॉर्चुनिटीज एक्सप्लोर करने में सक्षम हो जाते हैं। आपकी फाइनेंशियल जर्नी एक फ्लैट रोड नहीं बल्कि एक्सप्रेसवे बन जाती है। लेकिन सबसे बड़ा फायदा मेंटल पीस, क्योंकि आप जानते हैं कि आपके जीवन का कंट्रोल सिर्फ एक कंपनी, एक क्लाइंट या एक दुकान के हाथ में नहीं है। अब आप जिंदगी की गाड़ी कई इंजन से चला रहे हैं। जरूरत सिर्फ एक माइंडसेट की है। सिर्फ एक इनकम सोर्स मेरी वर्थ को डिफाइन नहीं करता। आपके अंदर वो एबिलिटी है जो कई रास्तों से पैसे कमा सकती है, बस उसे पहचानने और शुरू करने की देर है। तो अगर आप सच में फाइनेंशियल फ्रीडम चाहते हैं तो खुद से एक सवाल पूछिए, अगर मेरी नौकरी कल चली जाए तो क्या मैं सरवाइव कर पाऊंगा? अगर जवाब ना है तो आज ही सोचिए कि आपकी दूसरी इनकम कहां से आ सकती है, क्योंकि पैसा कमाना एक स्किल है और उसे कई तरीकों से मास्टर किया जा सकता है। स्टार्ट स्मॉल, स्टे कंसिस्टेंट और फिर देखिए कैसे मल्टीपल स्ट्रीम्स आपकी जिंदगी में फाइनेंशियल रेन लेकर आते हैं। चैप्टर 8, बचत बनाम निवेश। जरा सोचिए,
एक लड़का है जो हर महीने अपनी जेब खर्च से 500 बचाता है। वह इस पैसे को एक डिब्बे में रखता है, सावधानी से, बड़े जतन से। कुछ महीने बीतते हैं और उसके पास 3000 इकट्ठे हो जाते हैं। उसे लगता है कि वो समझदार है, डिसिप्लिन्ड है, क्योंकि वो बचत कर रहा है। लेकिन अब जरा एक दूसरी तस्वीर देखिए। एक लड़की है जो हर महीने वही 500 म्यूचुअल फंड्स में SIP के जरिए निवेश करती है। 5 साल बाद जब वो अपने बैंक अकाउंट को देखती है तो उसकी रकम 30,000 नहीं बल्कि 45,000 से ऊपर होती है, और वो भी कंपाउंड इंटरेस्ट के जादू के साथ। अब सवाल ये है, क्या बचत ही काफी है? बिल्कुल नहीं। बचत और निवेश में उतना ही फर्क है जितना पानी जमा करने और पानी को खेतों में बहाकर फसल उगाने में होता है। बचत एक पहला कदम है, पर अगर आपने उस पैसे को सिर्फ डिब्बे, अलमारी या बैंक सेविंग्स अकाउंट में रखा तो आपने उसे जिंदा नहीं किया। पैसा तब तक आपके लिए काम नहीं करता जब तक आप उसे निवेश की जमीन पर बोते नहीं। हमारी परवरिश हमें सिखाती है पैसा बचाओ, लेकिन हमें यह कोई नहीं सिखाता कि पैसे को काम पर लगाओ। और यही वो जगह है जहां अधिकतर लोग चूक जाते हैं। बचत सिर्फ आपके डर का इलाज करती है, वो डर जो कहता है कि कुछ बुरा हो गया तो। लेकिन निवेश आपकी उम्मीदों का जवाब देता है, जो कहता है कुछ बड़ा हो सकता है। एक साधारण नौकरी करने वाला इंसान अगर महीने के 1000 भी म्यूचुअल फंड्स, स्टॉक्स या PPF जैसे माध्यमों में निवेश करता है तो 20 साल बाद वो एक ऐसा फाइनेंशियल बफर बना सकता है जो उसे नौकरी से आजादी दे सकता है। और यही है असली धन की शक्ति। कई लोग कहते हैं इन्वेस्टमेंट रिस्की है, लेकिन सोचिए सबसे बड़ा रिस्क क्या है? हर महीने 5000 बचाकर 20 साल बाद आरएसद्वार लाख जमा करना, या फिर उस पैसे को निवेश करके 25 लाख तक ले जाना। अगर आपने सिर्फ बचाया और कभी निवेश नहीं किया तो आप इन्फ्लेशन नामक चोर को खुला छोड़ रहे हैं। 100 रुपए की चीज आज मिलती है, वो 10 साल बाद 200 में भी शायद न मिले। तो आप सोचते हैं आप बचा रहे हैं, पर असल में आपकी परचेसिंग पावर कम हो रही है। निवेश वो स्ट्रैटेजी है जो आपको समय के साथ आगे बढ़ने देती है। वो एक इनविजिबल एलिवेटर है जो धीरे धीरे आपको ऊपर ले जाता है, जबकि बचत आपको उसी मंजिल पर रखती है जहां से आपने शुरू किया था। अब यहां एक और सच्ची कहानी है। नीलम, एक स्कूल टीचर जिसने बचपन से सीखा था कि हर रुपये को संभाल के रखो। वो हर महीने अपनी सैलरी का एक हिस्सा बचाती रही, लेकिन 40 की उम्र में उसे एहसास हुआ कि उसके पास पैसा तो था लेकिन वो कभी बढ़ा नहीं। फिर उसने सीखना शुरू किया, इन्वेस्टमेंट्स क्या होते हैं, SIP क्या होता है, म्यूचुअल फंड्स कैसे काम करते हैं। उसने धीरे धीरे शुरू किया, डरते हुए, लेकिन कुछ ही सालों में उसने वो कॉन्फिडेंस पा लिया जो सिर्फ नॉलेज और एक्सपीरियंस से आता है। वो अब सिर्फ पैसे को जमा नहीं करती, वो पैसे से अपने सपने पूरे करवाती है। और यही फर्क है सेवर और इन्वेस्टर में। इसलिए अगर आप सोचते हैं कि सिर्फ बचत से आप अमीर बन सकते हैं तो ये अधूरी सच्चाई है। पैसा सुरक्षित रखने से नहीं बल्कि सही तरीके से चलाने से बढ़ता है। फाइनेंशियल फ्रीडम सिर्फ उन लोगों को मिलती है जो पैसे को आराम करने नहीं देते बल्कि उसे रोज काम पर भेजते हैं। पैसे को सैलरी दो, जिम्मेदारी दो, और फिर देखो वो कैसे तुम्हारे लिए घर, गाड़ी, छुट्टियां और भविष्य की सुरक्षा लेकर आता है। याद रखो, बचत तुम्हारी मेहनत है और निवेश तुम्हारी समझदारी। अब चुनाव तुम्हारा है। क्या आप अपने पैसों को सोने देना चाहते हैं या उन्हें आपके लिए दुनिया भर की दौलत कमाने भेजना चाहते हैं? चैप्टर 9, एक अचूक बचत रणनीति। आपने कितनी बार यह सोचा है कि इस बार सैलरी आई है, अब मैं पक्का पैसे बचाऊंगा, और फिर महीने के आखिर तक वही पुराना अफसोस, कुछ भी नहीं बचा। दरअसल हम में से ज्यादातर लोग पैसे को दिल से चलाते हैं, दिमाग से नहीं। हम अपनी कमाई से पहले खर्च सोचते हैं, फिर कुछ बचा तो उसे सेविंग मान लेते हैं। यही है असफल बचत की सबसे बड़ी वजह। पर सोचिए, अगर बचत सिर्फ कोई इरादा नहीं बल्कि एक सिस्टम बन जाए, एक ऐसी रणनीति जिसे आप ऑटोमेट कर दो, जिसमें आपके इमोशंस, आपके मन का मूड कोई रुकावट न बने। यहीं से शुरू होती है एक अचूक बचत रणनीति की बात। कल्पना कीजिए एक आम इंसान की जिंदगी, जैसे मोहित की, एक IT जॉब में काम करने वाला युवक जिसके पास ठीक ठाक सैलरी थी, लेकिन हर महीने की कहानी वही, EMI, किराया, पार्टी, शॉपिंग और फिर खाली पॉकेट। वो हर बार सोचता अगले महीने से बचाऊंगा, तो पर वो महीना कभी आता ही नहीं। फिर एक दिन उसके एक दोस्त ने उससे कहा, तू क्या करता है? पहले खर्च करता है और जो बचा उसे सेव करता है। मिलियनेयर उल्टा करते हैं, वो पहले सेव करते हैं और फिर बाकी से खर्च। यही लाइन उसकी जिंदगी बदल देती है। अब उसने क्या किया?
हर महीने की सैलरी आते ही सबसे पहले उसने अपने बैंक में एक ऑटो ट्रांसफर सेट किया। 20% उसकी सैलरी का सीधे एक अलग सेविंग अकाउंट या म्यूचुअल फंड में चला जाता। वो इस पैसे को मानो देखता ही नहीं था। बचत अब एक ऑप्शन नहीं बल्कि उसकी दिनचर्या बन गई थी। धीरे धीरे उसने अपनी लाइफस्टाइल को उसी बचे हुए 80% के अनुसार ढाल लिया। यही है पे योरसेल्फ फर्स्ट का जादू। जब आप खुद को अपने पैसों में सबसे पहले हिस्सेदार बना लेते हो, तब आप सिर्फ बचत नहीं कर रहे होते, आप अपने भविष्य की इज्जत कर रहे होते हो। और जब आप बचत को अपनी प्राथमिकता बना लेते हो, तब उसे करने के लिए अलग से मोटिवेशन की जरूरत नहीं पड़ती। अब जरा एक बात समझिए, बचत कोई इमरजेंसी बटन नहीं है, ये एक लाइफस्टाइल है, एक आदत जो धीरे धीरे आपके फाइनेंशियल व्यवहार को बदल देती है। आपको बस इतना करना है कि शुरुआत में ही एक फिक्स्ड अमाउंट को बचत के लिए अलग कर दो, चाहे वो 500 हो या 5000। फिर उस पैसे को ऐसे छुपा दो जैसे वो कभी था ही नहीं। उस पर ना नजर रखो, ना उसे खर्च करने का सोचो, उसे बढ़ने दो चुपचाप कंपाउंड इंटरेस्ट के जादू में। एक समय ऐसा आएगा जब वो छोटा सा कदम एक बड़ा सा सुरक्षा कवच बन जाएगा। आप अचानक खुद को एक ऐसे कंफर्ट जोन में पाएंगे जहां जरूरी चीजें करने से पहले आपको कैलकुलेटर नहीं निकालना पड़ेगा। और इस अचूक रणनीति का असली फायदा ये आपकी सोच को बदलती है। आप पैसे के पीछे नहीं दौड़ते, बल्कि पैसा आपके पीछे खड़ा रहता है। सच तो ये है, हम सब पैसे से प्यार करते हैं, लेकिन हम उसे सही तरीके से संभालना नहीं जानते। इसलिए जरूरत है एक स्ट्रेटेजी की, एक सिस्टम की, जो सिर्फ समझदारी नहीं बल्कि डिसिप्लिन से जुड़ी हो। क्योंकि पैसे कमाना एक स्किल है, पर उसे संभालना एक कला है। और जब आप इस कला में माहिर हो जाते हो, तो आपकी लाइफ में ना सिर्फ पैसा आता है, बल्कि शांति, आजादी और खुशहाली भी साथ चलती है। इसलिए अगली बार जब सैलरी आए, तो खुद से एक वादा करो, सबसे पहले खुद को पे करो। क्योंकि अगर आपने अपने लिए नहीं बचाया, तो कोई और क्यों करेगा। चैप्टर 10, एक सच्चे मनी मोंक बनो। कहते हैं, पैसे का असली मालिक वो है जो उसे चलाता है ना कि जो उसके पीछे भागता है। कई लोग पूरी जिंदगी इसी दौड़ में बिता देते हैं। अच्छी सैलरी, बड़ी गाड़ी, आलीशान घर, फिर भी दिल में एक खालीपन, एक असंतोष हमेशा बना रहता है। क्यों? क्योंकि हमने पैसा तो कमा लिया, मगर उससे जुड़ी सोच को कभी नहीं बदला। एक सच्चा मनी मोंक बनने का मतलब सिर्फ अमीर होना नहीं है, बल्कि उस धन के साथ इनर पीस, क्लैरिटी और कंट्रोल हासिल करना है। एक ऐसा रिश्ता बनाना जहां पैसा आपका सेवक हो, आपका मालिक नहीं। कल्पना कीजिए एक ऐसे इंसान की जो अपनी कमाई का हर हिस्सा समझदारी से चलाता है, जो जानता है कि पैसा सिर्फ खर्च करने या दिखावे के लिए नहीं, बल्कि फ्रीडम के लिए है। फाइनेंशियल फ्रीडम, इमोशनल फ्रीडम और मेंटल पीस। ऐसा व्यक्ति फ्लैशी लाइफस्टाइल से नहीं, बल्कि डिसिप्लिन्ड माइंडसेट से अमीर बनता है। एक समय की बात है, अर्शभ्य नाम का एक लड़का था जो हर महीने मोटी सैलरी कमाता था। उसका इंस्टाग्राम भरा हुआ था ट्रैवल पिक्स, एक्सपेंसिव वॉचेस, जिम सेल्फीज और फाइन डाइनिंग से। बाहर से सब कुछ परफेक्ट लगता था, लेकिन एक रात अचानक उसकी मां की तबीयत बिगड़ गई। जब इलाज के लिए 2 लाख की जरूरत पड़ी, तब अर्शभ के पास देने को कुछ नहीं था। EMI, क्रेडिट कार्ड, लोन, सब कुछ सिर पर था। वहीं दूसरी तरफ उसके ऑफिस में काम करने वाला एक साधारण सा लड़का अर्जुन, जो न ज्यादा बोलता था, न फैंसी कपड़े पहनता था, उसी ने चुपचाप उसकी मदद की। ऋषभ ने उससे पूछा, तुम कैसे? अर्जुन ने सिर्फ एक लाइन कही, मैंने पैसे को हमेशा दोस्त बनाकर रखा है, मालिक नहीं। यही है एक मनी मोंक की सोच। मनी मोंक वो होता है जो अपने जीवन में सिंप्लिसिटी को अपनाता है, अपने लक्ष्यों को क्लियरली डिफाइन करता है और हर एक डिसीजन, चाहे वो खर्च का हो या निवेश का, बड़े सोच समझ के साथ लेता है। वो दिखावे से दूर रहता है, कंपैरिजन से खुद को बचाता है और अपनी फाइनेंशियल जर्नी को दूसरों के हिसाब से नहीं, अपनी प्रायोरिटीज के अनुसार तय करता है। मनी मोंक के लिए पैसा सिर्फ एक टूल है फ्रीडम पाने का। वो जानता है कि जरूरत से ज्यादा चीजें इकट्ठी करना सिर्फ मानसिक बोझ बढ़ाता है। इसलिए वो कॉन्शियस रहता है कि क्या खरीदना है और क्यों खरीदना है। उसके पास एक विजन होता है, सिर्फ आज की नहीं, आने वाले 5, 10, 20 साल की भी प्लानिंग होती है। वो हर छोटी बड़ी खर्च की आदत को जानता है, समझता है और जरूरत हो तो उसे बदलने में हिचकिचाता नहीं। मनी मोंक वो है जो इमरजेंसी के लिए तैयार रहता है, फ्यूचर के लिए निवेश करता है और प्रेजेंट को शांति से जीता है। वो खुद पर भरोसा करता है, ट्रेंड्स पर नहीं।
वो शॉर्ट टर्म लग्जरी के बदले लॉन्ग टर्म सिक्योरिटी चुनता है। और सबसे बड़ी बात, वो पैसे से खुद की पहचान नहीं बनाता। वो जानता है कि उसकी वैल्यू उसके बैंक बैलेंस में नहीं, बल्कि उसके सोचने के तरीके में है। तो जब आप भी एक सच्चे मनी मॉन्क बनने की दिशा में कदम बढ़ाते हो, तो ये सिर्फ एक फाइनेंशियल जर्नी नहीं होती, ये एक माइंडसेट रेवोल्यूशन होता है। आप पैसा कमाते हो, उसे बचाते हो, इन्वेस्ट करते हो, पर उससे भी ज्यादा आप खुद को एक बेहतर इंसान बनाते हो। ऐसा इंसान जो शांत है, मजबूत है और सच्चे अर्थों में अमीर है। क्योंकि अंत में रिच बनना एक संख्या नहीं होती, एक सोच होती है। और जब सोच बदलती है तब जिंदगी बदलती है। अगर आप सच में अपने जीवन में फाइनेंशियल फ्रीडम चाहते हैं, तो अब सिर्फ पैसे कमाने से बात नहीं बनेगी। आपको उसे समझदारी से बचाना, निवेश करना और सही दिशा में चलाना भी सीखना होगा। द आर्ट ऑफ सेविंग मनी सिर्फ एक किताब नहीं, बल्कि एक नजरिया है। एक ऐसा नजरिया जो आपको पैसों का मालिक बनना सिखाता है, न कि गुलाम। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें, ताकि वे भी एक मनी मॉन्क की जर्नी शुरू कर सकें। और हां, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ऐसे ही जीवन बदलने वाली कहानियों और किताबों की समरी के लिए। याद रखिए, सोच बदलो, आदतें बदलेंगी, आदतें बदलो तो पूरी जिंदगी बदल जाएगी। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए स्मार्ट बनिए, सेव कीजिए और ग्रो करते रहिए।